हेलो बच्चों, माई सेल्फ वी के गर्ग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर मैकेनिकल वेव्स, जिसके दो पार्ट्स हैं, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। इस वीडियो में मैंने कवर किया है बेसिक पैरामीटर्स यानी कि इक्वेशन ऑफ वेव एंड वेव ऑन स्ट्रिंग कंप्लीट बेटा। और इस वीडियो में मैंने इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूलाज और उनके ऊपर बेस्ड एक एक दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं which will be very helpful just before the exams। तो इस वीडियो को पूरा देखें और एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। वेव्स। तो सबसे पहले बेटा व्हाट इज़ वेव, तो ये भी एक डेफिनेशन आ जाती है कि वेव क्या है और ये किस चीज़ को कैरी करती है, ये हमें पता होना चाहिए। आपने जब प्रिपरेशन की होगी तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये बनता है। तो अगर हम देखें बेटा तो सबसे पहले बात याद रखनी है कि ये एक डिस्टर्बेंस है। वेव क्या है? इट इज़ अ डिस्टर्बेंस बेटा। वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस थ्रू मीडियम, मीडियम में से पास कर रही है विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। कोई भी मीडियम पार्टिकल वेव के साथ नहीं जाता है, जिधर वेव जा रही है उस तरफ साथ नहीं जा रहा है, विदाउट एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। ठीक बात। अ वेव ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, वेव क्या ट्रांसफर करती है बेटा, पूछा जा सकता है। वेव क्या ट्रांसफर करती है? एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों चीजों को वेव ट्रांसफर करती है बेटा। क्लियर बात? ओके, तो इस बात को याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर में मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की कौन सी दो प्रॉपर्टीज हमें चाहिए बेटा? मैकेनिकल वेव के लिए हमें मीडियम की कौन सी दो प्रॉपर्टीज चाहिए? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन से देखें तो क्या क्या जरूरी है? ये एक डिस्टर्बेंस है विदाउट एनी एक्चुअल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इट ट्रांसफर एनर्जी एंड मोमेंटम। फॉर मैकेनिकल वेव इट मीडियम की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है, फॉर अ वेव टू बी सेटअप इन मीडियम इट मस्ट पोजेस इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया। इस प्रॉपर्टी को याद रखना है। हम स्पीड ऑफ वेव में फिर से इसकी बात करेंगे। फिर बात आती है बेटा टाइप की। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम, मैकेनिकल वेव्स क्या हैं जिनके लिए मीडियम चाहिए बेटा? मैकेनिकल वेव हैं रिक्वायर मीडियम। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ये चैप्टर है क्लास 11th में, हम इसमें मैकेनिकल वेव से पढ़ेंगे। वेव ऑन स्ट्रिंग बेटा, वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव बेटा। क्या पढ़ेंगे? वेव ऑन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव। नॉन मैकेनिकल वेव डज नॉट रिक्वायर मीडियम, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, मीडियम नहीं चाहिए बेटा, मीडियम नहीं चाहिए। कौन सी होती है बेटा ये? एग्जाम्पल लाइट बेटा। जो लाइट है उसके लिए मीडियम नहीं चाहिए। सन से अर्थ तक लाइट आती है, ठीक है, बीच में वैक्यूम होता है, उसको मीडियम नहीं चाहिए, वो तब भी ट्रेवल करती है। ओके, तो वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप कह सकते हैं नॉन मैकेनिकल वेव को, जो आपने पढ़ा है 12th में, या फिर कुछ बच्चे जो 12th के बच्चे हैं +1 को रिवाइज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th क्लास में पढ़ेंगे बेटा। बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ट्रांसवर्स वेव बेटा। अब वेव तो इधर जा रही है, मान लो पार्टिकल किधर वाइब्रेट करेंगे। अगर पार्टिकल नॉर्मल डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के नॉर्मल डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। बात समझ रहे हैं? डायरेक्शन इधर है, वेव इधर जा रही है, बट पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल क्या है बेटा? जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी, जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी बेटा, उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल भी वाइब्रेट करेंगे। तो इनको, इस टाइप की जो वेव है उसको हम बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ओके, जैसे कि हमने पहले ही बात की बेटा मैकेनिकल वेव, ट्रांसवर्स वेव की एग्जांपल्स क्या हैं? वेव ऑन स्ट्रिंग एंड लाइट। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो नॉन मैकेनिकल वेव थी वो भी ट्रांसवर्स वेव है, जो वेव ऑन स्ट्रिंग है वो भी ट्रांसवर्स वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है अपने पास? साउंड वेव बेटा। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जैसे कि हमने पहले ही बात की बेटा, मैकेनिकल वेव के लिए अगर कोई मीडियम है वो इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया पोजेस करना चाहिए, तभी ये पास होगी।
तो यहाँ पर एक नोट आ जाता है। अक्सर जब आप बुक्स पढ़ेंगे बेटा तो वहाँ पर उन्होंने ये मैकेनिकल वर्ड नहीं लिख रखा होता। 11th क्लास मैकेनिक वेव के जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर क्या मिलेगा, कहेगा ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट ओनली, ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपेगेट ओनली, वो लिख देता है ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट प्रोपेगेट थ्रू गैसेस। बच्चा सोचने लग जाता है यार लाइट तो जाती है तो वो भी तो ट्रांसवर्स वेव है, तो वो गलत लिख देते हैं बेटा। क्या आएगा यहाँ पर, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव प्रोपेगेट ओनली इन सॉलिड्स एंड ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर पे किस प्रॉपर्टी की वजह से जाता है बेटा, सरफेस ऑफ वाटर पे क्यों प्रोपेगेट कर सकता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस ऑफ वाटर के पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। इसी वजह से उसके पास इलास्टिसिटी आ जाती है और ये ट्रांसवर्स वेव उस पर पास कर पाती है। बट जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, इट कैन प्रोपेगेट थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना है बेटा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वेव्स के बारे में। जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, बड़ी फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज करते हैं बेटा। क्या है, अगर हमारे पास जो ग्राफ है बेटा, अगर कोई वेव का ग्राफ, जब आप न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत बार मैंने देखा है बच्चे इसी बात के लिए कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ये जो एक वेव है, ये जो यहाँ पर कोऑर्डिनेट है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो आपको पता हो, अगर ये टाइम एक्सेस है यहाँ पर, तो एक वेव का जो टाइम है इट रिप्रेजेंट टाइम पीरियड। बट अगर ये हमारे पास पोजीशन एक्सेस है, पोजीशन के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो एक वेव की लेंथ है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है बेटा वेव लेंथ। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा 1/t। एंगुलर वेव नंबर क्या होता है 2π/λ। एंगुलर वेव नंबर होता है 2π/λ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है 2πf, 2π/t, ये हमें पता होना चाहिए। फिर बेटा बात आ जाती है हमारे पास स्पीड ऑफ वेव। मैंने काफ़ी बार देखा है बच्चे इसी में थोड़ी सी दिक्कत फील करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ वेव कैसे ध्यान में रखा जा सकता है, स्पीड की यूनिट क्या होती है अभी, मीटर पर सेकेंड। लैम्डा की यूनिट एसआई यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी की पर सेकेंड, तो क्या बन गया देखो मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, इजीली याद रखा जा सकता है। समटाइम बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लैम्डा बाय एफ है या एफ बाय लैम्डा या लैम्डा एफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आता है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फेज डिफरेंस। अगर हमारे पास इस वेव के ऊपर, ये मैंने आपको ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर दिखाई है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूलाज हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए भी वैलिड है बेटा। बट लॉन्गिट्यूडनल वेव को यहाँ थोड़ा ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल होता है, वो पॉइंट से काफ़ी दिखाने पड़ते हैं, तो मैंने ट्रांसवर्स वेव को यहाँ पर ड्रॉ किया है। बस आपको समझ लेना है, क्वेश्चन में अगर लॉन्गिट्यूडनल हो या ट्रांसवर्स हो वो मेंशन नहीं करता, सिर्फ आपको कहता है कि 2 पॉइंट्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये रहा डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डेल्टा एक्स, और द 2 पॉइंट्स विच हैव टाइम डिफरेंस डेल्टा टी, उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा बेटा। अगर एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाए तो फेज डिफरेंस हो जाता है 2π, और तो लैम्डा के क्रॉस फेज डिफरेंस कितना है 2π, तो डेल्टा एक्स के लॉन्ग क्या होगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ऐसे ही डेल्टा टी टाइम डिफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एक टाइम पीरियड में एक वेव कंप्लीट हो जाएगी तो फेज डिफरेंस 2π बेटा, तो डेल्टा टी के लिए कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी के लिए हो जाएगा 2π/t इंटू डेल्टा टी, ये फेज डिफरेंस है। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, देखिए 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, गौर से देखिए जरा इस क्वेश्चन को। कहता है 2 पॉइंट्स आर लोकेटेड एट डिस्टेंस 10 मीटर एंड 15 मीटर। अगर आप गौर से देखें बेटा, जैसे ये 2 पॉइंट्स से यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ कर लूँ, कहता 2 पॉइंट्स हैं बेटा, एक 10 मीटर पे है, एक 15 मीटर पे है। मुझे बीच में नहीं पता कितनी वेव्स आएंगी क्या आएंगी, तो आप मुझे बता सकते हैं पाथ डिफरेंस कितना हो गया दोनों का, डेल्टा एक्स आ गया 15 - 10, 5 मीटर। ओके, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टाइम पीरियड दे रखा है बेटा आपको, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टाइम पीरियड दे रखा है, एंड वेलोसिटी दे रखी है बेटा, वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है फेज डिफरेंस। अगर आपको फेज डिफरेंस चाहिए, आपको यहाँ पर डेल्टा एक्स गिवन है बेटा, आपको डेल्टा एक्स गिवन है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना है
2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो यू नीड टू फाइंड लैम्डा। लैम्डा कहाँ से आएगा? यहाँ से टाइम पीरियड से क्या निकाल सकते हो बेटा? फ्रीक्वेंसी। दिस इज 1 बाय टी। ये कितना आ जाएगा? 1 बाय 0.5, यू कैन राइट 20 बेटा। टाइम फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? 20 पर सेकेंड। तो बता सकते हो लैम्डा किसके बराबर था? v था बेटा हमारे पास। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, v कितना दिया है? 300। लैम्डा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। तो कितना आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। बिंदास यहाँ वैल्यू पुट करिए। 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स की वैल्यू, सॉरी लैम्डा की वैल्यू कितनी है बेटा? 15। डेल्टा एक्स कितना है? 5। बिंदास यू विल गेट 2 पाई बाय 3। क्लियर बेटा? इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज़ फॉर ट्रैवलिंग वेव, दिस इज़ फॉर ट्रैवलिंग वेव बेटा। एक वेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग वेव, उसके लिए हम ये फेज डिफरेंस लिख पाते हैं। ठीक बात? ये हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है बेटा। ये हमने पहले ही उसको लिख लिया था वाई। ये हमारे पास वाई था वेरिएबल, एक्स और टी का फंक्शन था, तो हमने उसके लिए पहले से ही ये चीज़ें आपको बता दी है। लेटर ऑन स्टेज पे मैं आपको फिर से इसके बारे में एक क्वेश्चन और कराऊंगा। तो अभी के लिए अगर हम देखें ट्रैवलिंग वेव, ट्रैवलिंग वेव क्या है इसके बारे में देखते हैं। पहले कहता है कि अगर हमारे पास वाई क्या है? एक पैरामीटर है। ये वाई कुछ भी हो सकता है। ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पार्टिकल का, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये वाई अगर मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, डेंसिटी, अगर ये जो वाई है पैरामीटर है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी विच सेटिस्फाइज, ये इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराए एंड इसकी वैल्यू फाइनाइट हो सारी वैल्यूज ऑफ, सॉरी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी। एक्स एंड टी की सभी वैल्यूज के लिए अगर वाई फाइनाइट है तो ये एक वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। बट फॉर ट्रैवलिंग वेव इन दोनों कंडीशन के साथ साथ एक और कंडीशन है, जो फंक्शन है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी टी। समझ में आई बेटा बात? वाई एक्स टी का फंक्शन तो है ही, बट साथ में वो इस फॉर्मेट का होना चाहिए, ए एक्स प्लस माइनस बी टी। अगर ऐसी फॉर्म दिख जाए हमें तो उसका स्पीड ऑफ वेव आप आसानी से लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स विल गिव अस द स्पीड ऑफ वेव। यहाँ पर मैंने मॉडुलस लगाए हैं, देखिए अलग कलर भी यूज़ किया है। उसका पर्पस है कि आप ध्यान रखें, हमें सिर्फ कोफिशिएंट की न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है। प्लस माइनस जो साइन होता है ये हमें डायरेक्शन बताता है, जो मैं अभी आगे आने वाले पॉइंट में आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे पता चलती है। बट मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन ली y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2t स्क्वायर, क्या ये ट्रैवलिंग वेव है? मैंने आंसर लिखा हुआ है, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप देखें एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, y क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, y इनफाइनाइट हो जाएगा, और एक और वैल्यू पे भी y इनफाइनाइट हो जाएगा। आल्सो व्हेन 3x इज इक्वल टू 2t, तब भी y क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो y इज नॉट अ फाइनाइट फंक्शन। तो कंडीशन क्या थी ट्रैवलिंग वेव की? इट शुड बी अ फाइनाइट फंक्शन बेटा। ये बात समझ में आई? बट जैसे ही आप अगला प्रोसेस देखेंगे, सॉरी अगली इक्वेशन देखेंगे, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो स्क्वायर फंक्शन है बेटा, स्क्वायर फंक्शन, इस स्क्वायर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 1/2 आएगा, जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये फाइनाइट वैल्यू हो गई बेटा। y की x t की सभी वैल्यूज के लिए y फाइनाइट है, और ये x प्लस माइनस t का फंक्शन है, तो इट इज अ ट्रैवलिंग वेव। इस तरीके से आपको देखना है कि ये ट्रैवलिंग वेव इक्वेशन है या नहीं है। अब स्पीड कैसे पता करते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था स्पीड कैसे पता करते हैं। हाउ टू चेक स्पीड बेटा? कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। नेगेटिव साइन नहीं लेना है यहाँ पर, ये जो साइन है नेगेटिव का ये नहीं लेना है, हमें सिर्फ देखना है कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो इट वुड बी 2/3 मीटर पर सेकेंड। ओके,
ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आया मैं जस्ट इसके बाद अभी बताता हूँ। ये देखिए हमारे पास इन इक्वेशंस को हम कैसे देख सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा, मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ क्योंकि मैंने अगले क्वेश्चन भी यहाँ दे दिए हैं डायरेक्शन के ऊपर, तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ बेटा। अगर हमारे पास इन दोनों के साइन ax और bt के साइन सेम हो तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। अगर इन दोनों के साइन ऑपोजिट होंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है। यहाँ पर देखें 3x का साइन पॉजिटिव था, 2t का साइन नेगेटिव था, तो दोनों ऑपोजिट साइन थे, तो ये किधर जा रहा है प्लस x में। अगर आप इस इक्वेशन में देखें बेटा ax भी पॉजिटिव है, bt भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होगी नेगेटिव। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डायरेक्शन क्या होगी पॉजिटिव। अब अगर हम इसमें देखें तो दोनों पॉजिटिव हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा x डायरेक्शन में चलता रहे। ये जो अंदर x लिखा है ये हमें बताता है किस एक्सिस के अलोंग ये वेव जाएंगी। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया y, तो ये वेव किस तरफ जाएंगी अब y डायरेक्शन में। पॉजिटिव या नेगेटिव वो दोनों के साइन से पता चलेगा, पॉजिटिव y में जाएंगे या नेगेटिव y में वो दोनों साइन से पता चलेगा, बट एक्स वाई जेड एक्सिस पता चलेगा जो अंदर ब्रैकेट में लिखा है। तो z क्या रिप्रेजेंट करता है, z और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, वाइब्रेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। जो मीडियम पार्टिकल हैं बेटा वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। अगर वेव एक्स डायरेक्शन में जा रही थी तो मीडियम पार्टिकल वाई में ऑसिलेट वाइब्रेट हो रहे थे। अगर वेव वाई में जा रही है तो मीडियम पार्टिकल जेड में वाइब्रेट हो रहे हैं। हो सकता है एक्स में हो रहे होते, तो किसी भी तरीके से हो सकता है, बस परपेंडिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन हमें बताती है ट्रांसवर्स वेव इक्वेशंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे पूरा वेव चैप्टर पढ़ लेते हैं, बट जब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो थोड़ी सी दिक्कत फील करते हैं बेटा। देखेंगे जरा किस तरीके से आप इसे देख सकते हैं बेटा। एक बार रीड आउट करिएगा, जरा इसे रीड आउट करिएगा। देखें बेटा जरा, ये हमारे पास क्वेश्चन आता है, मैं इसके बाद क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको। कहता है y इज अ फंक्शन ऑफ x एट t इक्वल टू 0, देन वेव इक्वेशन क्या होगी किसी फर्दर टाइम t पे। एट एनी टाइम t क्या हो जाएगा, ये t 0 पे दिया है, किसी टाइम t के ऊपर वेव इक्वेशन क्या हो जाएगी। तो बेटा x किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली आपको याद रखना है x इज कन्वर्टेड इनटू x माइनस बी टी या x प्लस बी टी। माइनस कब आएगा, दोनों के साइन देखो ऑपोजिट कर रहे हैं, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। प्लस कब आएगा, जब दोनों के डायरेक्शन के साइन मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों के साइन सेम होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। कैसे समझ सकते हैं बेटा कि वी टी जाएगा वी बाई टी जाएगा, वी क्या होता है एक्स बाई टी। तो सिंपली याद रखना है डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता था हमें, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो एक्स में क्या ऐड करोगे, वी टी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। एक्स में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, वी टी सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करोगे। वहीं दूसरा पार्ट होता है बेटा, आपको y एज अ फंक्शन ऑफ t दिया जाएगा x 0 पे। कहां पर, x 0 पे। तो किसी पोजीशन x पे क्या लिखोगे। अब अगर हम देखें तो x किसके बराबर था, सॉरी v किसके बराबर था बेटा, x बाई टी। तो t में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, x बाई वी। t में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, डायमेंशंस क्या है, x बाई वी। तो माइनस कब लिखोगे बेटा, जब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। प्लस कब लिखोगे, जब नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा होगा। बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से देखेंगे बेटा। ये देखेंगे क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव disturbance propagating in positive x direction is given by 1 plus x square at t equal to 0। गौर से देखिए बेटा, t 0 पे आपको ये दिया गया है, t 0 पे आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया गया है बेटा। बाय अब t 2 पे ये दिया है, तो किसी टाइम t पे क्या लिखोगे बेटा, पॉजिटिव x में जा रहा है तो x विल बी रिप्लेस्ड बाय
x माइनस वी टी। अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है तो x मस्ट बी रिप्लेस्ड। ये t 0 पे है, एट t इक्वल टू 0। एट एनी टाइम t x विल बी रिप्लेस्ड। x को किससे रिप्लेस कर दिया? x माइनस वी टी। बाकी फंक्शन एज इट इज रहेगा, कुछ नहीं छेड़ना। x को किससे रिप्लेस करना है? x माइनस वी टी। अगर पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा होता तो x प्लस वी टी। और गौर से देखिए इसने क्या किया, x माइनस वन। तो इसका मतलब अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ क्या है? 1, और यहाँ क्या है बेटा? वी टी। तो 1 किसके बराबर है बेटा? वी टी। कितने सेकंड पे? व्हेन t इक्वल टू 2, एट t इक्वल टू 2। तो मुझे लगता है आप लोग बड़े समझदार बच्चे हैं। t की वैल्यू 2 दे रखी है, vt की वैल्यू इक्वेशन से 1 पता चल गई है। तो v कितना आएगा बेटा? फटाफट से लिख लेंगे, 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन, समझ रहे हैं? हो गया क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी बार मैंने देखा है जब भी ये टेस्ट सीरीज में हमने ये क्वेश्चन डाला है, ज़्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। सिंपल हार्मोनिक मोशन इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा है, उसकी भी 1 शॉट वीडियो रेडी है बेटा। अगर आप चाहें तो चैनल पे जाके और उसकी वीडियो देख सकते हैं। और मैं फिर से कह दूं बेटा, बीच में सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है? यही मेरी मोटिवेशन है और ऐसी वीडियो मैं और बनाता रहूँगा। प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव बेटा, हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? हार्मोनिक फंक्शन होता है, मैथमेटिक्स में हार्मोनिक फंक्शन होता है। सिंपल साइन और कॉस के फंक्शन को हार्मोनिक बोलते हैं। तो जो हम प्लेन वेव प्रोग्रेसिव वेव लिख रहे थे y एज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस माइनस टी, वो किस फॉर्म में होना चाहिए? साइनसॉइडल, साइन और कॉस की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने ये लिख दिया है बेटा, साइन और कॉस की फॉर्म में ये फंक्शन हमने लिख दिया है। तो ये बन गया प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। इस वेव के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे, इस वेव के ऊपर जो पार्टिकल होंगे, पार्टिकल परफॉर्म SHM। इस वेव के ऊपर जो पार्टिकल होंगे वो SHM परफॉर्म करेंगे बेटा। यहाँ पर फिर से देखिए मैंने मेंशन किया है, अगर दोनों का साइन पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका याद रखेंगे। स्पीड ऑफ वेव क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा। पार्टिकल स्पीड, ये एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आ जाता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में, स्पेशली पार्टिकल स्पीड क्या है? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हमें क्या देगा? पार्टिकल स्पीड। वेव स्पीड, वेव इज ट्रेवलिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो उसका डिफरेंशिएशन हमें क्या देगा? वेव स्पीड। बच्चों को नहीं पता होता है, बहुत बार देखा है बच्चों को नहीं पता होता है। आपको याद रखना है, वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? स्पीड ऑफ वेव। पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, उसका डिफरेंशिएशन क्या बताएगा? पार्टिकल की वेलोसिटी। क्लियर है बेटा? अब जब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? जब हम इन दोनों को, एक y को t के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, y को x के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, इन दोनों में ये एक रिलेशन आ जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहाँ पर देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, ये क्या है? स्पीड ऑफ पार्टिकल, और ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। यहाँ पर मैंने स्पीड ऑफ वेव नहीं लिखा, यहाँ पर स्पीड ऑफ पार्टिकल नहीं लिखा, क्या लिखा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब ये डायरेक्शन भी बताएगा, डायरेक्शन को इंक्लूड करना है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, इनटू स्लोप। स्लोप होती है dy/dx बेटा, इसे आपको याद रखना है। बिल्कुल बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। ओके, न्यूमेरिकल देखेंगे किस तरीके से आता है। फिर अगर हम देखें बेटा, क्योंकि वो वेव इक्वेशन है तो डबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने सबसे पहली कंडीशन देखी थी, फॉर अ इक्वेशन टू बी वेव इक्वेशन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। वेरी गुड बेटा। फिर अगर आप देखें तो इसके अदर फॉर्म्स क्या हैं? ओमेगा क्या होता है? 2πf होता है। के क्या होता है? 2π/λ। अगर हम इसमें से 2π को बाहर निकाल लें तो f बचेगा और डिवाइड बाय लैम्डा बचेगा। f को क्या लिखा जा सकता है? 1/t। तो इस तरीके से आप इसके अदर फॉर्म्स भी लिख सकते हैं। अब बात आती है बेटा स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव के बारे में बात आती है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की बात करेंगे।
मैं एक यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा। कहता है कि ये हमारे पास एक वेव है बेटा, ये हमारे पास एक मिनट, हाँ जस्ट अ सेकेंड, बिल्कुल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए देखिए मैंने जो नोट्स हैं वो पहले से तैयार करके रखे हुए हैं, सो दैट कि मैं कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम बातें बता पाऊँ, मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम बातें आपको मैं बता पाऊँ, चीज़ें बता पाऊँ। इसलिए मैंने नोट्स पहले से लिख के रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए ये ड्रॉ करने में कितना टाइम चला गया अभी। ओके, तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर ये वेव इस तरफ प्रोपेगेट हो रही है, ये वेव इस तरफ प्रोपेगेट हो रही है, आपसे पूछा जाए इस पॉइंट की डायरेक्शन क्या है इस इंस्टेंट पे, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, सिर्फ यही पूछा जाता है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अगर कोई कह देगा कि भाई आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, तो वो देखिए वो काफ़ी बड़ी गलती कर देगा बेटा, क्योंकि पार्टिकल तो हमें पता है कि वेव अगर ऐसे जाएगी, पार्टिकल सिर्फ वर्टिकली ऑसिलेट करेगा, वो आगे पीछे नहीं जाता। पार्टिकल वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव में वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने ऐसे मार्क कर दिया तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती है, मेरा उसमें कोई रोल नहीं है भाई। अब अगर हम देखें तो कैसे बताओगे इसको, कैसे बताओगे इस पार्टिकल की वेलोसिटी को? सिंपली अगर हम देखें बेटा तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? पॉजिटिव है। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है बेटा? पहले नेगेटिव साइन, वेलोसिटी ऑफ वेव पॉजिटिव है। स्लोप ड्रॉ करिए बेटा, स्लोप करेंगे तो इसकी स्लोप ये वाली होगी बेटा, ये स्लोप हो गई बेटा। स्लोप सेकंड क्वाड्रेंट में जा रही है बेटा, तो नेगेटिव हो गई। अब अगर हम ध्यान से देखें बेटा, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव हो गई है अभी, स्लोप नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन था, जो हमारे पास वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली? पॉजिटिव। यानी कि ये पार्टिकल किधर जा रहा होगा? ऊपर जा रहा होगा। पार्टिकल किधर जा रहा होगा बोलो? ऊपर जा रहा होगा। दूसरा तरीका क्या होता है इसे देखने का? अल्टरनेट वे क्या है बेटा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं इसकी डुप्लीकेट बना लेता हूँ। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये वेव कैसी हो जाएगी? थोड़ी देर के बाद ये वेव यहाँ पहुँच जाएगी बेटा, थोड़ी देर के बाद ये वेव कुछ इस तरीके से पहुँच जाएगी। यहाँ पर मैं ऐसे नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए बेटा, एक मिनट जस्ट, हाँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ बेटा। ये वेव इस तरीके से चली जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा, सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लूँ यहाँ और यहाँ पेस्ट कर दें इसको इस तरीके से, वो बहुत ही अच्छे, थोड़ा सा पेशेंस, हाँ ध्यान देंगे बेटा। ये वेव, ये वाली जो वेव है, कुछ सेकंड के बाद, कुछ माइक्रो सेकंड, पॉइंट सेकंड, 0.1, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगी, ये आगे हो जाएगी। अब भी आप देख सकते थे ये पार्टिकल किधर गया बेटा? ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल पहले यहाँ था, अब जहाँ ऊपर चला जाएगा, तो किधर शिफ्ट हो गया है? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। समझ गए मेरी बात? तो चाहे तो आप वेव ड्रॉ करके देख सकते हैं। ये पार्टिकल किधर चला गया है? नीचे चला गया है। ये वाला पार्टिकल किधर चला गया है? ऊपर चला गया है। ये वाला पार्टिकल नीचे चला गया है। सब पार्टिकल बता सकते हैं, बस आपको नेक्स्ट इंस्टेंट पे वेव ड्रॉ करनी है और कुछ भी नहीं। या फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा, दोनों में से जो भी लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, अगर हम पहले देखें तो वेव ऑन स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स वेव, मैकेनिकल वेव कौन सी बताइए? ट्रांसवर्स आपको वेव ऑन स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी है? साउंड वेव बेटा, ठीक है। स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अगर कोई मैकेनिकल वेव मीडियम में से प्रोपेगेट करेगी तो मीडियम की कौन सी दो प्रॉपर्टी चाहिए? इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव किस पे डिपेंड करती है? यहाँ पर इक्वलिटी की जगह मुझे यहाँ पर यूज करना चाहिए था बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ये किस पे डिपेंड करती है? इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। वो इनर्शियल प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या है वो हम देखते हैं। स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर एक वेव जनरेट कर रहे हैं, तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी कौन सी है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। इनर्शियल प्रॉपर्टी है मास, हमें पता है इनर्शिया इज रिप्रेजेंटेड बाय मास। तो ये म्यू क्या है बेटा? लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब क्या है? दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। तो आप लिख सकते हैं केजी पर मीटर और आप लिख सकते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर। मास पर यूनिट लेंथ बेटा। अगर हम देखें बेटा तो मास पर यूनिट लेंथ को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? डेंसिटी इनटू एरिया। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है? मास एरिया
इंटू लेंथ। बेटा वॉल्यूम क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ क्या है, म्यू। तो डेंसिटी इंटू एरिया कर दोगे तो क्या आएगा, म्यू। क्योंकि हमने ए एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पर एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया है, एस। तो रो क्या है, केजी पर मीटर क्यूब मास डेंसिटी, और एस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रो। समझ रहे हैं बेटा। तो देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं बेटा। कहता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो भी आपको याद रखना है। अ स्ट्रिंग इज हैंगिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। अ स्ट्रिंग इज हैंगिंग, स्ट्रिंग की जगह पर यहाँ पर हम रोप लिख लेते होते हैं अक्सर, क्योंकि स्ट्रिंग ज़्यादातर बच्चे आइडियल मान लेते हैं, बट चलिए कोई बात नहीं, बुक वाले ने स्ट्रिंग लिख दिया है तो हम भी स्ट्रिंग लिख लेते हैं। स्ट्रिंग है, ट्रांसवर्स पल्स इज एक्साइटेड एट इट्स फ्री एंड। इसके फ्री एंड पे एक्साइटेड कर दी हमने, एक ट्रांसवर्स वेव जनरेट कर दी बेटा, ऐसे जाएगी ये। द स्पीड एट विच द पल्स ट्रेवल एट अ डिस्टेंस एक्स। एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम लेना था यहाँ पर। एक्स डिस्टेंस पे इसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी होगी बेटा, एक्स डिस्टेंस के ऊपर स्पीड कितनी है ये हमें चेक करना है बेटा। कैसे देखेंगे, सिंपली स्पीड किसके बराबर होती है बेटा, टी बाय म्यू। तो इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का कंसेप्ट आ गया बेटा। इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, जितना मास इसके नीचे होगा उसके वेट के बराबर होगी। मास कितना होगा बेटा, एक यूनिट का लेंथ, एक यूनिट लेंथ का मास कितना है, म्यू। तो एक्स यूनिट का मास कितना होगा, एक यूनिट का मास है म्यू, तो एक्स का कितना होगा, म्यू एक्स। तो बेटा टेंशन किसके बराबर हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं बेटा टेंशन कितनी होगी बेटा, m इंटू जी म्यू, और m कितना है बेटा यहाँ पर, म्यू एक्स जी डिवाइड बाय म्यू बेटा। तो जब ये कटेगा तो स्पीड किसके बराबर आ गई बेटा, रूट एक्स जी। इसने प्रोपोर्शनल पूछा है तो प्रोपोर्शनल किसके आ गई, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स बेटा। क्लियर है। तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गया, v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। क्लियर है बेटा। बट ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता बेटा, इसमें ये भी पूछ लिया जाता है, इस क्वेश्चन में फर्दर क्या पूछ लिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम टेकन बाय पल्स टू रीच टॉप एंड। टॉप एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, अब बताइए कितना होगा। ज़्यादातर बच्चे पता क्या करते हैं, बहुत गड़बड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर टाइम के लिए बेटा ध्यान देंगे, जो वेलोसिटी है ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगता है, इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि इस फॉर्मूला को याद रखें। मैथमेटिक्स लगाना काफ़ी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए पेपर में, तो अगर आपको ये रिज़ल्ट याद होगा तो काफ़ी जगह पर ये न्यूमेरिकल देखा जा सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बन गया डी एक्स बाई रूट एक्स बेटा, दिस इज़ रूट जी डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल है तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 0 से t बेटा, और x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से l। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये आएगी रूट 2l, ये हमारे पास रूट g, और ये आएगा t बेटा। तो टाइम कितना आ रहा है हमारे पास, 2 रूट l बाई जी। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को निपटा सकेंगे। बट अगर मैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो नीट में हमारे पास यहीं तक मेनली ये पूछा जा सकता है, टाइम पूछना थोड़ा टफ काम हो सकता है, बट जेई वालों के लिए आसानी से ये टाइम पूछा जा सकता है बेटा। ये भी एक बड़ा टफ क्वेश्चन मानते हैं बच्चे इसको, बट है नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं, अभी ध्यान से देखिए। कहता है कि यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ है 12 मीटर, यूनिफॉर्म रोप जिसकी लेंथ है बेटा 12 मीटर, मास कितना है 6 kg। तो आप मुझे म्यू बता सकते हैं, म्यू हो जाएगा आपके पास मास बाय लेंथ, तो 0.5 kg पर मीटर। अब ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, यहाँ इसके नीचे एक 2 kg का 2 kg का ब्लॉक लटका दिया गया है। फ्री एंड ऑफ द रोप, ट्रांसवर्स पल्स इज ऑफ वेवलेंथ, यहाँ पर मान लो A है, ये B है,
यहाँ पर वेवलेंथ कितनी है बेटा, ए पॉइंट पे 0.06 मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ पल्स व्हेन इट रीचेस टू द टॉप ऑफ द रो। जब ये टॉप पे पहुंचेगा तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, ये आपको बताना है बेटा। कैसे करेंगे भी, गौर से देखिए, ये हमारे पास गिवन डाटा है, ये हमारे पास गिवन डाटा है बेटा, इसको हम यूज़ करेंगे। बट अगर आप ध्यान से देखें वेवलेंथ कंपेयर करने के लिए, वेवलेंथ के लिए हमें क्या क्या पता है। यहाँ पर टेंशन कितनी है बेटा, ए पे टेंशन बोलो, ए पे टेंशन है जो नीचे वाला वेट है, कितना है 20 न्यूटन। बी पे टेंशन कितनी है, जो नीचे वाला वेट है, कितना है, टोटल 6 + 2 8 80 न्यूटन। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। वेव की फ्रीक्वेंसी जो हमने वेव प्रोड्यूस कर दी उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहती है बेटा। ये आप वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि वेव फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रहती है तो जो लैम्डा की रेशो है वो वेलोसिटी की रेशो के प्रोपोर्शनल आ गई बेटा, और वेलोसिटी की रेशो टेंशन के रेशो के रूट के प्रोपोर्शनल आ गई, क्योंकि रोप वही है बेटा, जितना मास पर यूनिट लेंथ यहाँ था वही मास पर यूनिट लेंथ यहाँ है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गई, टेंशन के प्रोपोर्शनल आ गई। ये बात समझ में आई बेटा। अगर वी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू वी, वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो ए कितना है 0.6 बेटा, बी हमें फाइंड करना है, टी ए कितना है 20, ये कितना था 80, कट गया 4, तो लैम्डा बी सिंपली हमारे पास कितना आएगा 0.12 मीटर। डबल हो जाएगा बेटा, √4 किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा 0.12 मीटर। समझ में आई बेटा बात यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग। फिर ये वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत कम जगह पर लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, बट कंपटीशन में ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं जो थोड़ी कम अवेलेबल होती हैं। तो क्या है बेटा, कहता है कि जो ये स्पीड ऑन स्ट्रिंग देखते हैं, स्पीड ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग, दिस इज रिलेटिव टू स्ट्रिंग बेटा। बट अगर स्ट्रिंग भी मूव कर रही हो, जैसे ये काट है, काट के अंदर स्ट्रिंग बांध दी और ये काट मूव कर रही है, काट भी मूव कर रही है बेटा। अगर ये काट मूव कर रही है तो इस वेव की स्पीड है v, काट की स्पीड है t। इसको हम ट्रॉली भी कह सकते हैं, काट भी कह सकते हैं, जो आपका मन करे वो कह सकते हैं। तो इस वेव की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू काट देखेंगे तो वो कितनी होगी, v। रोप के रिस्पेक्ट में v है। अगर ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये कितनी से चलता हुआ दिखाई देगा बेटा, v + vt। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये है बेटा हमारे पास इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद द वेव। जनरली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास साउंड वेव में आते हैं या लाइट वेव में आते हैं। वेव ऑन स्ट्रिंग में काफ़ी कम क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड देखने को मिलते हैं, बट क्योंकि रिलेशन सेम है तो हम यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं और साउंड वेव में फिर से कर लेंगे, ठीक बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इंटेंसिटी होती क्या है, इंटेंसिटी होती है बेटा एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जब ये फॉर्मूला बनता है तो ये है ½ ρ² ω²v। रो इज डेंसिटी, ए इज एम्पलीट्यूड, ω² इज आपको पता है 2πf का स्क्वायर, v इज स्पीड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इंटेंसिटी है दिस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ये क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। कहाँ से आया, ω² से। ω² क्या होता है 2πf, तो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आल्सो I इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ वेव। तो जो इंटेंसिटी है, अगर बच्चों ने +2 में पढ़ा होगा, जो बच्चे +2 पढ़ चुके हैं उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, उन्होंने वेव ऑप्टिक्स में देखा होगा, बार बार हम कहते हैं कि I इज प्रोपोर्शनल टू a², I इज प्रोपोर्शनल टू a²। इसके बाद इंटरफेरेंस देखेंगे उसमें भी हम लिखेंगे I इज प्रोपोर्शनल टू a²। बट वो सिर्फ तभी वैलिड होता है जब f एंड स्पीड वेव की सेम हो। अगर वेव की फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड अलग अलग हों तब इंटेंसिटी सिर्फ एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होती बेटा। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ओके। जैसे मैंने यहाँ पर आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन दिया है आपको,
कहते हैं मैं इसका आंसर क्यों दिखा रहा हूँ, पहले इसको ट्राई करिए बेटा, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर इसको ट्राई करिए, फटाफट आंसर निकालिए अपना। वैसे मुझे पता आप बहुत तेज हैं, आपने देख लिया होगा जैसे मैंने स्क्रीन ऊपर की थी, बट स्टिल करिए जरा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखें बेटा, यहाँ पर एम्पलीट्यूड अलग अलग हैं, बट अगर आप देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ भी अलग अलग है, यहाँ फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। मैंने 2 पाई बाहर निकाल रखा है, 2 पाई बाहर निकाल रखा है, तो ये 1/λ दे रखा है हमें, और ये f दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। स्पीड के बारे में भी देखेंगे, तो रेशो ऑफ इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो रेशो ऑफ इंटेंसिटी किस किस के प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर एंड स्पीड। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा 8/4, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर 10/20 का स्क्वायर। स्पीड बेटा, स्पीड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो पहले के लिए 10/2, 20 डिवाइड बाय 4, तो 20 डिवाइड बाय 4। अगर आप देखेंगे ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये कट गया बेटा। यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 × 4, तो ये क्या आ गया 1:1। ध्यान रखना है बेटा, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से हो, मैंने काफ़ी बार देखा है, बुक्स में भी गलत कर रखा है, बुक्स में भी आंसर गलत दे रखा है, सिंपल एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को इंटेंसिटी का स्क्वायर कर देंगे, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ओके, कंपटीशन में आपका टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसके बाद कुछ और बातें हमें याद रखनी है बेटा। काइनेटिक एनर्जी एवरेज क्या होती है, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये बिल्कुल SHM जैसा है, जैसे SHM में था 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज 1/4 m ओमेगा स्क्वायर। बस यहाँ पर यूनिट लेंथ है, तो मास की जगह क्या आ जाता है, मास पर यूनिट लेंथ, बिल्कुल वैसा ही है। ट्रैवलिंग वेव के लिए ये एक खास बात है बेटा, स्टैंडिंग वेव में ऐसा नहीं होता, बट ट्रैवलिंग वेव में हर एक इंस्टेंट पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेगमेंट बेटा, दिस इज फॉर सेगमेंट। अगर हम एक स्मॉल सेगमेंट लेंगे तो उसकी ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी। क्लियर है, नोट करेंगे बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये हमारे पास क्या कहता है, कहता है बेटा व्हेन टू वेव्स ट्रेवलिंग वेव्स in same medium interact with each other at a point, then the resultant displacement of the point is vector sum of displacement due to individual waves। जब दो वेव्स किसी पॉइंट पे मिलेंगी तो जो उन दोनों वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका रिजल्टेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का होगा। जैसे यहाँ पर एक छोटी सी एनिमेशन यहाँ पर है, दो वेव्स आ रही हैं बेटा, जैसे ही वो पॉइंट पे मिलती हैं, जैसे ही वो पॉइंट पे मिलती हैं, देखिए यहाँ पर मिलेंगी, जैसे ही वो इस पॉइंट पे मिलती हैं, एम्पलीट्यूड देखिए, दोनों का एम्पलीट्यूड मिलकर एक लार्ज एम्पलीट्यूड बना देता है, दोनों का एम्पलीट्यूड मिलकर एक लार्ज एम्पलीट्यूड बना देता है बेटा, दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। बट कमाल की बात क्या है, ऊपर नोट लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखेंगे, जैसी वो वेव्स थी, ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप अभी देखें जो राइट साइड से वेव आ रही है वो छोटी थी, जो लेफ्ट साइड से वेव आ रही है वो बड़ी थी। सुपरपोजिशन से इन वेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वही छोटी वेव अभी भी राइट की तरफ जा रही है, बड़ी वेव लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो वेव डू नॉट गेट अफेक्टेड ड्यू टू सुपरपोजिशन। इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सुपरपोजिशन एक टेम्परेरी फिनोमिना है बेटा, सुपरपोजिशन एक टेम्परेरी फिनोमिना है, उसके बाद फिर से ये वेव्स अपनी अपनी डायरेक्शन में जैसे चल रही थी वैसी ही चलती जाएंगी। क्लियर है, इस बात पे ध्यान रखना है। फिनोमिनास ड्यू टू सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन की वजह से हम कौन कौन से तीन फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं। इंटरफेरेंस है, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव है बेटा, बीट फॉर्मेशन है। बीट फॉर्मेशन मेनली हम लोग किस में पढ़ेंगे बेटा, बीट फॉर्मेशन अकर्स इन अ साउंड वेव बेटा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। बीट फॉर्मेशन अकर इन अ साउंड वेव। यहाँ पर हम इंटरफेरेंस दोनों में देखेंगे, साउंड एंड वेव ऑन स्ट्रिंग दोनों में इंटरफेरेंस देखेंगे बेटा, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन भी हम दोनों में देखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा, मैंने कई बार देखा है बच्चे सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस को एक ही कर देते हैं। सुपरपोजिशन था, कैसी भी कोई दो वेव्स हो मीडियम में एक पॉइंट पे आएंगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। इंटरफेरेंस कंडीशन के साथ है, क्या कंडीशन है, व्हेन टू वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी
equal wavelength traveling in same direction having constant phase difference। अगर आप देखें तो वेव ऑप्टिक्स में ऐसे सोर्सेस को क्या कहते हैं जिनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, उन्हें हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस। बट यहाँ पर सिंपली कहता है कि दो वेव्स हैं उनका कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। इंटेंसिटी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। जब वो दोनों सुपर इम्पोज करेंगी तो मीडियम के अंदर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट इंटेंसिटी होगी, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। जहां जितनी इंटेंसिटी है वो उतनी ही रहेगी, टाइम के साथ वेरी नहीं करती। जो जहां मैक्सिमम बन गया वो मैक्सिमम बन गया। एट सम पॉइंट इंटेंसिटी इज लार्ज, उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा, वेयर एज एट अदर पॉइंट इट इज नियरली जीरो, है ना, अवर फेवरेट जीरो, तो उसे हम बोलते हैं मिनिमा बेटा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ओके, ये हमने दो कोई वेव कंसिडर कर ली हैं, y1 y2, इनके बीच का फेज डिफरेंस है बेटा फाई। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये होता है रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। बिल्कुल वैसा जैसे वेक्टर फॉर्मूला था, बस एंगल कौन सा है, फेज डिफरेंस। वेक्टर का फॉर्मूला तो क्या था, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आपने पढ़ा होगा फेजर डायग्राम SHM में, ये भी तो SHM ही है, पार्टिकल सारे SHM परफॉर्म करते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में बेटा। जैसे कि हमने कहा इंटरफेरेंस में फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है। अगर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ सेम है तो स्पीड तो अपने आप ही सेम हो गई ना बेटा, क्योंकि स्पीड क्या थी, लैम्डा इंटू एफ। ये दोनों सेम तो स्पीड भी सेम। तो ऐसा है तो हम कह सकते हैं एफ एंड वी आर सेम, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्मूला था, दिस कन्वर्ट इनटू इंटेंसिटी। यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, दिस इज इंटेंसिटी फॉर्मूला बेटा। क्लियर है। कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा कब होगी, जब cos फाई 1 होगा। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है बेटा, वेक्टर सब मैक्सिमम कब होता है, जब cos फाई क्या होता है, 1 होता है। तो फाई इज इक्वल टू 2n पाई पे, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, सब पे cos फाई क्या होता है, 1 होता है। तो अगर फाई आ गया तो डेल्टा एक्स क्या लिखा जा सकता है बेटा, वही फिर से लिखना है हमें। डेल्टा फाई किसके बराबर था, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। यहाँ बस हमने फाई लिख रखा है फेज डिफरेंस को, तो वही फॉर्मूला में अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा इन लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ गौर से देखेंगे बेटा। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस। ये दो सोर्सेज हैं, यहाँ से वेव्स चली हैं, पी पॉइंट तक पहुँचने में इस वेव ने कितना ट्रेवल किया, x1, इस वेव ने कितना ट्रेवल किया, x2। दोनों के पाथ लेंथ पता चल गए, दोनों को डिफरेंस ले लेंगे दोनों का, दैट गिव्स अस पाथ डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट बेटा, ये होता है पाथ डिफरेंस। तो ax मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, a1 प्लस a2, वेक्टर वाला ही फॉर्मूला है। साथ में जब i इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, रूट i1 का स्क्वायर, रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर। काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूला है, काफ़ी बार इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, बट जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चन, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो वेव ऑप्टिक्स में मिलेंगे बेटा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमा बेटा। मिनिमम वैल्यू ऑफ cos फाई, ज़्यादातर बच्चे बोल देते हैं 0, अरे -1 होती है, अरे -1 कहाँ होती है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई पे पाई की वैल्यू होती है जब, तो वो क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो उसको लिखा जा सकता है 2n-1, 2n+1, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है बेटा, गलत कोई नहीं है। बट YDAC वेव ऑप्टिक्स में हम इसे प्रेफर करते हैं क्योंकि 0 ऑर्डर मिनिमा नहीं होता। इस केस में जब हम ऐसा लिखेंगे तो n कहाँ से चलेगा, 1 से। इस केस को लिखेंगे तो n कहाँ से चलेगा बेटा, 0 से। तो कोई भी गलत नहीं है, बस n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है उस पर ये डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा बेटा। ओके, याद रखना है मिनिमम वैल्यू क्या है, a1 माइनस a2, मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर। यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से देखिए बेटा। जब ये हमारे पास, फिर से देखते हैं यहाँ पर देखिए, अरे एक मिनट भी गौर से देखिएगा। यहाँ पर देखिए बेटा, जस्ट यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जो एक वेव का मैक्सिमा है, एक वेव का मैक्सिमा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए एक वेव का मिनिमा, एक वेव का मैक्सिमा।
मिनिमा और मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर आ रहे थे, तो क्या हो गया, एक का मैक्सिमा एक का मिनिमा, जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो नेट रिजल्टेंट क्या हो रहा था, 0। बट जैसे ही एक का मिनिमा दूसरे का मिनिमा दोनों सुपर इम्पोज किए तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो फेज डिफरेंस की सारी बात यहाँ से आ जाती है बेटा। फिर देखें बेटा केस 3, व्हेन बोथ वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, वेव्स की जब एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी सेम हो, यानी कि A1 A2 बराबर हैं, I1 I2 बराबर हैं, तो AR क्या हो जाएगा बेटा, 2A cos 5/2 और IR हो जाता है 4I cos स्क्वायर 5/2। ये काफ़ी बार आपने यूज़ किया होगा बेटा, और हम भी करेंगे। यहाँ पर गौर से देखने वाली बात है, 2A क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, 4I क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि न्यूमेरिकल में सम टाइम वो डायरेक्ट आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी दे देगा, इंडिविजुअल वेव की इंटेंसिटी नहीं देगा, तो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैक्सिमम इंटेंसिटी पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता रहा था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ये भी ट्रू है और ये भी है, ये हमने YDSC चैप्टर में पढ़ा था, और ये हम जर्नल लेके चल सकते हैं, कोई इसमें गलती नहीं है। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन, देखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 चाहिए, तो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2, 2n + 1 λ/2, एम्स 2002 में ये क्वेश्चन आया। बात समझ रहे हैं, तो दोनों तरीके से ये हमारे पास पाथ डिफरेंस ट्रू है बेटा। सम टाइम बच्चे सिर्फ इसको याद रख लेते हैं और फिर कहते रहते हैं सर यहाँ तो माइनस नहीं है, अरे माइनस क्या नहीं है तो क्या हो गया, है तो ऑड मल्टीपल ना λ/2 का। यहाँ देखिए, टू साउंड वेव ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन इन मीडियम, द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच वेव इज A, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, फेज डिफरेंस 120, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या लिखा था बेटा, 2A cos 5/2, तो कितना आ गया बेटा, 2A cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2, तो क्या आ जाएगा A। जब दोनों का फेज डिफरेंस दोनों के एम्पलीट्यूड बराबर हों तो क्या लिख सकते हैं, 2A cos 5/2 बेटा। ये देखिए बेटा क्वेश्चन, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न, इफ एन इंटरफेरेंस पैटर्न है मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज, मैक्सिमम इंटेंसिटी बेटा, मिनिमम इंटेंसिटी बेटा किस रेशो में है, 36:1, तो बेटा यही रेशो किसकी होगी, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी की रेशो किसके प्रोपोर्शनल है, इंटरफेरेंस में स्पीड फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगी, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ से A max बाय A मिनिमम कितना आ गया बेटा, ये आ गया है 6, और इसको क्या लिखा जा सकता है, A मैक्सिमम क्या था, A1 + A2, A मिनिमम कितना है, A1 - A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6A1 6A2, क्या A1 + A2 बेटा, गौर से देखिए 5A1 = 7A2, रेशो क्या आ जाएगी, A1/A2 की 7/5, क्या रेशो आ जाएगी बेटा, 7/5। क्लियर है, इसी तरीके से आपको देखना है। बट देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत है, 5/7 भी हो सकता था, इसने कौन सा ये कहा है कि बड़ा बाय छोटा या छोटे बाय बड़ा, कोई भी रेशो हो सकती थी, तो इसमें दोनों ही आंसर करेक्ट होने चाहिए थे, बट हम जनरली क्या मार्क करते हैं, 7/5। ओके, चलो नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, तो ये था इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है बेटा स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी भी है वेव भी है, रुका भी हुआ है वेव भी है, बड़ा अजीब है। ट्रैवलिंग वेव में तो एनर्जी जा रही थी, स्टेशनरी में रुकी हुई है, बट वहाँ पर वेव प्रोपेगेट हो रही है। ये एक बहुत ही अच्छा फिनोमिना है। कब बनता है, जब व्हेन टू वेव्स, कब बनता है बेटा, व्हेन टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड मूविंग अलोंग सेम पाथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इंटरफेरेंस में सेम डायरेक्शन, स्टेशनरी वेव में ऑपोजिट डायरेक्शन, सुपर इम्पोज, वी गेट स्टेशनरी वेव्स। तो ये ध्यान से देखिए, मैंने आपको डायरेक्शन देखनी बताई थी, इक्वेशन से आपको कैसे पता चलता है कि वेव किधर जा रही है। यहाँ पर माइनस साइन है बीच में, तो ये पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रही है, यहाँ प्लस साइन है तो ये नेगेटिव एक्स की तरफ जा रही है। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो ये रिजल्टेंट होगा। आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन A - B, साइन A + B,
जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा 2a sin kx cos ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी ये टाइम के साथ इसकी वाइब्रेशन को बता रहा है, टाइम के साथ ये जो ऑसिलेट हो रही हैं इसको बता रहा है। बट एक्स पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे इस पार्टिकल को देखें, इसकी एक्स पोजीशन फिक्स है बेटा, इसकी एक्स पोजीशन फिक्स है तो इसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स है बेटा, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो 2a sin kx हमें क्या बताता है? एम्पलीट्यूड। खास बात है बेटा, इसमें क्या है वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम देख लें इसकी अदर फॉर्म्स क्या है बेटा। गौर से देखिए अदर फॉर्म्स क्या है। यहाँ पर 2a sin kx की जगह क्या हो सकता है, सॉरी cos की जगह sin हो सकता है, फिर इस sin की जगह cos हो सकता है, cos हो सकता है, दोनों cos sin हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, sin cos कैसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, बट होने प्रोडक्ट में चाहिए। क्योंकि अब ये ax प्लस माइनस बी टी की फॉर्म में नहीं है तो इट इज़ नॉट अ ट्रेवलिंग वेव, बट ये बाकी इक्वेशन की वेव को सेटिस्फाई करता है तो इसे हम बोल देते हैं स्टेशनरी वेव। क्लियर है? ओके तो अब अगर हम देखें, अगर हमने इसको स्टैंडर्ड मान लिया 2a sin kx cos ओमेगा टी, तो क्या होगा बेटा, जैसे ही आप x की जीरो, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा 2a sin kx। जो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको कह रहा था, वो इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा, वो ये है, अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें, इस x0 पे, इसका x0 पे sin 0, इसका एम्पलीट्यूड 0 है, फिर चाहे cos की जो मर्जी वैल्यू होती रहे इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा। ऐसे पॉइंट्स को बोलते हैं नोड, जिनका पॉइंट्स हैविंग मिनिमम और 0 एम्पलीट्यूड आर कॉल्ड नोड। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिनकी x की वैल्यू इतनी प्यारी है λ/4, अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखें 2π/λ इंटू λ/4 कट गया, π/2 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गई बेटा, तो कितना एम्पलीट्यूड आ गया 2a। गौर से देखिए कितना एम्पलीट्यूड आ गया है बेटा 2a। जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है उसे हम बोलते हैं एंटी नोड्स। तो अब अगर आप ध्यान से देखें इस केस में, यहाँ पर देखिए स्टेशनरी वेव यहाँ पर दिखाई गई है। अगर आप इस पॉइंट को देखें यहाँ पर, और एक मिनट, इस पॉइंट को देखें, इन दोनों पॉइंट को देखिए, इनका जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा 0 है, इनको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? इतना है, जितना ड्रॉ किया गया है इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड इतना है, बट ये वाले पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना है बेटा? इतना। आप देख पा रहे हैं मैंने एम्पलीट्यूड ड्रॉ किए हैं 2 पॉइंट के बेटा। ओके तो जो डिफरेंट पॉइंट हैं उनके एम्पलीट्यूड क्या है बेटा? डिफरेंट है, इस बात को समझना है। बट सारे के सारे अगर आप ध्यान से देखें, सभी के सभी पॉइंट सेम टाइम पे इस मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं, ऐसा तो नहीं कोई पहले कोई बाद में। तो सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम। सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम, बट एम्पलीट्यूड क्या है? डिफरेंट। तो यहाँ पर जब वो मेन पोजीशन को क्रॉस करेंगे तो सबकी स्पीड भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। इस बात का ध्यान रखना है, जब वो मेन पोजीशन को क्रॉस करेंगे तो सभी पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। फिर हमारे पास है बेटा डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होता है? λ/2। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, आधी वेव है ना बेटा, ये कंप्लीट वेव है तो ये लैम्डा है, तो ये क्या है? λ/2। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच के डिस्टेंस को λ/4 कहते हैं, वो मैंने लिख दिया सब कुछ। अब ये जो दो नोड हैं ये वेव को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा? एक लूप में। यहाँ पर ऑसिलेशन इस तरीके से है, ध्यान से देखिए बेटा, ऑसिलेशन देखिए, ये एक लूप की तरह काम कर रहा है, ये एक लूप की तरह काम कर रहा है, ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, बस ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा है। तो दो नोड जिस वेव को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं लूप और सेगमेंट। ऑल पार्टिकल इन लूप वाइब्रेट इन सेम फेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ऑल पार्टिकल in loop in same phase, particle in adjacent loop vibrate with the phase difference of 180। जो adjacent phase हैं उनके बीच में, जो दो पार्टिकल हैं adjacent phase में, उनके बीच में phase difference कितना होता है बेटा? उनके बीच में phase difference कितना होता है? 180। इनके बीच में phase difference कितना है बेटा? 180। क्लियर है बेटा बात? अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। ट्रैवलिंग वेव, ऑल पार्टिकल वाइब्रेट विद सेम फ्रीक्वेंसी, ये मैंने ऊपर बता दिया है। तो सबकी जो
ट्रैवलिंग वेव में सबकी फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड सेम होता है, स्टैंडिंग वेव में सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड होता है, तो पार्टिकल क्रॉसेस द मेन पोजीशन विद डिफरेंट वेलोसिटी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको इनिशियली फेज डिफरेंस फाइंड करते हुए बताया था, जब मैंने फेज डिफरेंस आपको फाइंड करना सिखाया था बेटा ट्रैवलिंग वेव का स्टार्टिंग में, ओके, तो वहां पर हमने कहा था कि मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा। यहां पर देखिए बेटा, ध्यान से देखिए बेटा, इसको कहता है कि वेव है ट्रैवलिंग, ये वेव है बेटा, आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं जितना चाहें आप उसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसके ऊपर 3 पार्टिकल मार्क किए गए हैं, ए बी एंड सी, कोऑर्डिनेट्स बताए गए। तो पहले ये बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी है। ये एक वेव है बेटा और यहाँ एक्स है, तो ये क्या बता रहा है इसकी वेवलेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। कहता है ट्रैवलिंग वेव एंड स्टैंडिंग वेव के लिए, दोनों के लिए ए बी में फेज डिफरेंस कितना है, बी सी में कितना है। तो बता सकते हैं ट्रैवलिंग वेव के लिए अगर हम देखें तो बेटा फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बताया था, याद आ गया बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो के। ए बी में कितना होगा, ए बी में पाथ डिफरेंस कितना है, ए बी में 8 - 3 5 आ गया बेटा पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 5। बी सी में 12 - 8 बेटा कितना होगा 4, तो बी सी में कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 4, 2 पाई बाय 5, ये हमने लिख लिया। स्टेशनरी वेव बेटा ये इंपॉर्टेंट है, बच्चे धोखा खा जाते हैं। मैंने ये दोनों केस यहाँ पर ये पहले बता दिया था, फिर भी यहाँ क्यों बताया, क्योंकि बच्चे धोखा खा जाते हैं, क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते कि स्टेशनरी दिया है या ट्रैवलिंग दिया है। दोनों में सेम तरीके का क्वेश्चन आएगा, बट एक में स्टेशनरी एक में स्टैंडिंग, क्वेश्चन बदल गया, फीलिंग बदल गई, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल जाएगा, आंसर बदल जाएगा, आपका रिजल्ट बदल जाएगा, रैंक बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा अगर आपने ट्रैवलिंग वेव और स्टेशनरी वेव का ध्यान नहीं रखा। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, स्टेशनरी वेव एक ही लूप में दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होगा, तो फेज डिफरेंस बिटवीन ए बी 0। एडजेसेंट लूप में फेज डिफरेंस क्या होगा, पाई होगा, तो बी और सी में कितना होगा बेटा, पाई होगा। समझे बेटा, देखिए सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन, बस ट्रैवलिंग और स्टेशनरी का फर्क है और सब कुछ बदल जाएगा। क्लियर है बेटा, ध्यान देंगे इसे। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। एक वेव ऑन स्ट्रिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंसिडेंट वेव हमने मान ली है इसकी इक्वेशन के, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, एम्पलीट्यूड कितना है AI। इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी एनिमेशन आपके लिए यहाँ पर लगाई गई है। अगर ये हमारे पास जो वेव है ये फिक्स एंड से रिफ्लेक्ट होती है तो ये इन्वर्ट होकर वापस आती है, बेटा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या हो गया -AR, प्लस क्या बता रहा है कि नेगेटिव एक्स में जा रही है। इस माइनस को जब आप एडजस्ट करेंगे तो प्लस पाई कह दिया जाता है। तो हम क्या कहते हैं, इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड एंड और डेंसर मीडियम एंड एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई अकर्स, एडिशनल फेज डिफरेंस ऑफ पाई एंड पाई के कोरस्पॉन्डिंग वेव पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। अगर फेज डिफरेंस पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2 अकर्स। वेव ऑप्टिक्स में ये काम आएगा बेटा। इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लूज एंड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, AR, कोई एडिशनल फेज डिफरेंस नहीं है, बस डायरेक्शन बदल गई है तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। अगर ये हमारे पास वेव ऑन स्ट्रिंग है बेटा, ये एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में जा रही है, ध्यान से देखिए ये डेंसर दिखाई गई है, ज़्यादा थिक दिखाई गई है ना, तो वो डेंसर दिखाना चाह रहा है, मैंने लिख दिया यहाँ पर। जब ये डेंसर मीडियम पे आके स्ट्राइक करेगी तो कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, जो हम लाइट ऑप्टिक्स के केस में, लाइट के केस में बोल देते हैं क्या होगा बेटा, ये वाला पार्ट रिफ्रैक्टेड, यहाँ ट्रांसमिटेड, और ये रिफ्लेक्टेड है। तो देखिए रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या हो गया बेटा, इन्वर्टेड हो गया। बट जब ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो भी ऊपर ही रहेगा, कोई एडिशनल फेज डिफरेंस पाई नहीं आया, और ये हमारे पास है ट्रांसमिटेड पार्ट। फॉर्मूला क्या होता है, ये जेई वालों को तो ध्यान देना है बेटा, नीट वालों को इतना कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, ओके। अगर हम ध्यान से देखें, डेंसर मीडियम का मतलब होता है जिसमें स्पीड कम हो, डेंसर मीडियम का मतलब जिसमें स्पीड कम हो। अगर ये स्पीड कम है
अगर ये ट्रांसमिटेड वेव की स्पीड कम है तो ए आर क्या आ गया, देखिए नेगेटिव आ जाएगा बेटा। अगर स्पीड कम है तो मीडियम डेंसर हो गया, डेंसर मीडियम मतलब ए आर नेगेटिव। ए आर नेगेटिव तो वेव कैसी जाएगी, इन्वर्टेड जाएगी एंड एडिशनल 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाएगा। तो इंसिडेंट वेव अगर ऐसी है तो रिफ्लेक्टेड वेव क्या हो सकती है, पाई का फेज डिफरेंस आएगा अगर डेंसर से हो रही है, कोई फेज डिफरेंस नहीं है अगर रेयर से हो रही है। ट्रांसमिटेड वेव में 80, हम ये एम्पलीट्यूड ऊपर लिख चुके हैं ट्रांसमिटेड वेव का एंड रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड बेटा। यहाँ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन ट्रांसमिटेड मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन इंसिडेंट मीडियम। इंसिडेंट मीडियम एंड रिफ्लेक्टेड मीडियम दोनों सेम है तो वेव वेलोसिटी सेम रहेगी बेटा। ट्रांसमिटेड में एक और चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा ही होगा बेटा, साथ में ओमेगा तो सेम है, फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता। मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। बट वेवलेंथ चेंजेस, हेंस के चेंजेस बेटा। स्पीड बदल जाती है, वेवलेंथ बदल जाती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती मीडियम बदलने से। इसलिए गौर से देखिएगा, यहाँ के डैश आएगा, वो क्या आएगा 2 पाई बाई लेमडा डैश। वो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्पीड से फाइंड कर सकते हैं बेटा। क्लियर है, कैसे फाइंड कर सकते हैं, वी टी बाय वी आई दिस इज इक्वल टू लेमडा डैश बाय लेमडा। ये आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें स्पीड पता होंगी तो हम लेमडा भी फाइंड कर सकते हैं बेटा। क्लियर है, ये है बेटा हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। इसके फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई खास वेरिएशन इसमें नहीं आती है, डायरेक्ट फॉर्मूला। बस आपको ये याद रखना ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि काफ़ी सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो बच्चे अक्सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत फील करते हैं। तो क्या है बेटा, मैं बड़े आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक वेव है, एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड से पकड़ रखी है, तो क्या होगा बेटा, सबसे बड़ा लूप ऐसे बना सकती है वो, तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। फंडामेंटल मोड बेटा, तो ये आ गया एक नोड दूसरा नोड, बीच में लेंथ कितनी होती है लेमडा बाई 2, और यही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग थी, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या आ गई एल लेमडा बाई 2, तो लेमडा क्या आ गया 2L, फॉर्मूला में पुट कर दी। v की वैल्यू क्या है बेटा रूट टी बाई म्यू, और लेमडा की वैल्यू क्या है बेटा 2L। क्लियर बात, और इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट ओवरटोन बेटा, वर्ड यूज किया जाता है ओवरटोन, जितने ओवरटोन होंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उतने लूप ऐड कर दो फंडामेंटल में। फंडामेंटल में उतने लूप ऐड कर दो बेटा। फंडामेंटल में कितने लूप थे, एक। फर्स्ट ओवरटोन में ऐड वन लूप टू द, ऐड वन लूप बेटा, ऐड कर दीजिए, वन लूप ऐड कर दीजिए, वन लूप ऐड कर दिया तो दो हो गए। तो क्या हो जाएगा बेटा, अब ये वाला, ये कितना था लेमडा बाई 2, ये कितना था लेमडा बाई 2, तो L इज इक्वल टू लेमडा बेटा, तो ये बन गया V बाई लेमडा फ्रीक्वेंसी बेटा, तो क्या हो गया 2F। तो इसे बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक। हार्मोनिक कैसे डिसाइड करते हैं, द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओवरटोन कैसे डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ लूप से। फंडामेंटल के साथ जितने लूप ऐड कर दिए वो ओवरटोन है। हार्मोनिक कैसे डिसाइड करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स फ्रीक्वेंसी है हार्मोनिक। अगर nth ओवरटोन है तो लूप कितने हो जाएंगे n+1, एक लूप फंडामेंटल का, n ओवरटोन के n लूप ऐड कर दिए तो कितने लूप हो गए 2। एक लूप की लेंथ कितनी होती है भाई, एक लूप की लेंथ होती है लेमडा बाई 2, तो n+1 लूप की लेंथ क्या होगी n+1 लेमडा बाई 2, ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर है। ठीक बात, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा n+1 f0, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी n+1 f0। तो nth ओवरटोन इज इक्वल टू n+1 हार्मोनिक इन केस ऑफ बोथ एंड फिक्स्ड। ध्यान रखना है बेटा, यहां से बनता है ये सारी चीजें। अगर आप लूप डिसाइड कर लेंगे कितने लूप हैं, n ओवरटोन मतलब एक फंडामेंटल का n ओवरटोन यानी कि n+1, ये लिख लिया। यहाँ से क्या लिख सकते हो, लेमडा इज इक्वल टू 2L बाई n+1। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जा सकता है v बाई लेमडा, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये लेमडा की वैल्यू है 2L और यहाँ पर v की वैल्यू क्या थी रूट टी बाई म्यू, तो सिंपली आप देख सकते हैं दिस इज n+1 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस अब आप देख सकते हैं इसमें सारे हार्मोनिक है, ऑल हार्मोनिक एग्जिस्ट,
सभी हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे, 1 2 3 4 सभी हार्मोनिक। तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू कंसेक्टिव मोड्स, दो कंसेक्टिव मोड की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या होगा बेटा, एफ नॉट होगा। फिर आता है वन एंड फिक्स्ड बेटा, एक एंड फिक्स्ड हो तो जो फिक्स्ड है वो नोड है, जो नहीं फिक्स्ड है बेटा वो एंटी नोड है। तो फंडामेंटल मोड में अगर हम देखें तो लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू एल है, तो ये हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट ओवरटोन मतलब ये जो आधा लूप था, ये जो आधा लूप है, पूरा लूप तो ऐसे होता ना बेटा, आधे लूप में एक लूप ऐड करना है। फर्स्ट ओवरटोन मतलब एक लूप ऐड कर देना है। तो लूप कितने हो गए, एक लूप प्लस आधा लूप, कितना हो गया 1.5। ओके, 1.5 लूप यहां पर हो जाएंगे। एक लूप की लेंथ है लैम्डा बाय 2, 1.5 लूप की लैम्डा बाय 4, तो कितनी हो गई बेटा, L इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 4। तो लैम्डा को क्या लिख देंगे 4L/3, यहां वैल्यू पुट करेंगे। अब अगर आप देखें तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है बेटा। तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, थर्ड हार्मोनिक हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है, मैंने सीधा सीधा नहीं लिख दिया कि भाई याद कर लो फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, जो हार्मोनिक होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के उतने मल्टीपल करना है। सीधा सीधा फर्स्ट हार्मोनिक के बाद क्या है, थर्ड, तो ऑड हार्मोनिक होंगे। अब अगर हम देखें nth ओवरटोन, nth ओवरटोन मतलब बेटा लूप कितने हो गए, n लूप, और फंडामेंटल का कितना था, आधा। ये किसका था बेटा, फंडामेंटल का। ये किसका था, फंडामेंटल का आधा लूप, nth ओवरटोन के n लूप ऐड कर दिए, तो टोटल हो गए n + 1/2 लूप। एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लैम्डा बाय 2, तो n + 1/2 लूप की लेंथ n + 1/2 इंटू लैम्डा बाय 2। एलसीएम ले लीजिए बेटा, ये बन गया। तो यहां से लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, 4L 2n + 1 बेटा, फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी फ्रीक्वेंसी, v बाय लैम्डा, तो ये बन गया 2n + 1 4L√T/μ। इसको हमने क्या लिख दिया, f0। तो ये 2n + 1, तो ये कौन सा हार्मोनिक हो गया, 2n। n की वैल्यू 1 0 पुट करेंगे यानी कि फंडामेंटल मोड बेटा, तो फर्स्ट हार्मोनिक। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे थर्ड हार्मोनिक, 2 पुट करेंगे फिफ्थ हार्मोनिक। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे, ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करेंगे बेटा। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मोड, अगर 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है बेटा, तो डिफरेंस कितना होगा, 2 का ना। पहले 1 f0 है, फिर 2 f0 है, फिर 1 है, 3 है, 5 है, तो डिफरेंस होगा 2 f0। बट कमाल की बात देखिए, वो किसके बराबर आएगा, v/2l, और पहले केस में भी कितना था, 1/2l। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। यहाँ देखिए गलती है थोड़ी सी, यहाँ v नहीं आना था, यहाँ 1/2l√T/v की वैल्यू तो लिख चुके हैं ना। इसके ऊपर बेस्ड है बेटा एक्सपेरिमेंट, अपने पास एक्सपेरिमेंट है, सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट बेटा। इसमें क्या होता है, ये एक ब्रिज है बेटा, यहाँ पर एक पुली दिख रही है आपको, यहाँ पर इस पुली से एक मास लटका दिया जाता है, इस पुली से एक मास लटका दिया जाता है बेटा, इस तरीके से इस पुली से एक मास लटका दिया जाता है, अगर आप ध्यान से देखें। ओके, और यहाँ पर एक वायर इसके ऊपर से पास हो रही है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये एक वायर है बेटा, ये एक वायर इसके ऊपर से पास होके जा रही है ऐसे, जो यहाँ कनेक्टेड है। इन दोनों को बोलते हैं ब्रिजेस, B1 एंड B2, क्वेश्चन में यूज करता है। मेनली हमारे पास इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो हमारे पास L इफेक्टिव होती है। ये भी नोड की तरह काम करेगा, ये भी नोड की तरह काम करेगा। पुली पे जो पॉइंट है ये भी नोड है, यहाँ पर भी नोड है। तो कहते हैं ब्रिज डिवाइड द लेंथ इनटू 3 सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट में। मेनली हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, इसको बोल देते हैं L1, इसको L2, इसको L3। मेनली हमारे पास जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो सिर्फ इतनी लेंथ का होता है, इसके बारे में हम ज़्यादा कंसर्न होते हैं। एक्सपेरिमेंट में यही लेंथ हम मेज़र करके एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो ये कौन सा केस है बेटा, बोथ एंड फिक्स्ड। ये कौन सा केस है बेटा, बोथ एंड फिक्स्ड बेटा। अब सोनोमीटर से कौन से लॉ दिए थे, लॉ ऑफ लेंथ क्या है, लॉ ऑफ लेंथ कहता है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ।
लॉ ऑफ टेंशन कहता है बेटा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, एंड लॉ ऑफ मास कहता है फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यही सारे फॉर्मूलाज हमने ऊपर लिखे हैं बेटा, एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टी के डायरेक्टली, एंड म्यू के इन्वर्सली, रूट के बेटा। ओके, तो यही हमारे पास सोनोमीटर के लॉ है। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर। एक स्ट्रिंग है, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेच्ड है, 75 सेंटीमीटर इनके बीच की लेंथ है बेटा। इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज 420 एंड 315, देयर इज नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये कंसेक्टिव मोड्स हैं बेटा, अगर ये हमारे पास एक nth ओवरटोन होगा तो ये नेक्स्ट ओवरटोन होगा। तो दो कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ गया बेटा, 420 माइनस 315 कितना आ गया, 105 हर्ट्ज। द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, लोएस्ट मतलब फंडामेंटल फाइंड करनी है, कितनी होगी बेटा। दो केस होते हैं, ये डेल्टा एफ हमारे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर देख लूँ ऐसे, ये जो डेल्टा एफ है ये हमारे पास एफ नोट होता है और ये 2f नोट होता है। एफ नोट होता है बोथ एंड फिक्स, बोथ एंड फिक्स्ड, और 2f नोट होता है वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड। अब अगर आप गौर से देखें बेटा क्वेश्चन में कह रहा है स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, स्ट्रिंग को दो फिक्स्ड पॉइंट के बीच में स्ट्रेच किया गया है। तो कौन सा केस दे रखा है हमें कौन सा केस दे रखा है बेटा यहाँ पर, बोथ एंड फिक्स्ड, तो ये तो होगा नहीं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बेटा, सिंपली 105 हर्ट्ज। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हो सकती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगी 105 बेटा, 105। ओके, तो दिस शुड बी द आंसर। क्लियर है बेटा बात। तो ये था बेटा हमारे पास वेव ऑन स्ट्रिंग चैप्टर of class 11 physics. Thank you so much for watching this video. अगर आपको ये यूज़फुल लगी हो, आपको लगा हो कि जो मैंने फॉर्मूले और क्वेश्चन आपको बताए हैं वो आपके काफ़ी काम आएंगे एग्ज़ाम में, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू सो मच।